हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से पॉलिटी का एक टॉपिक लेके। तो देखिए, आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो आज की क्लास की जो हेडिंग है वो डाल देते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अब देखिए, उपराष्ट्रपति से आने वाले सारे के सारे आर्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। तो हम यहां पर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो हम यहां पर पढ़ते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 64। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 64। इसमें क्या लिखा है? यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह राज्यसभा का यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 65। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यह राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में यह राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में यह राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कार्यभार संभालेगा। कार्यभार संभालेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कार्यभार संभालेगा। किसका? राष्ट्रपति का। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कार्यभार संभालेगा। तो मैंने लिखा है राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कार्यभार संभालेगा। इसके बाद है आर्टिकल 66। इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 66, आर्टिकल 66। अब देखिए, आर्टिकल 66 में क्या बात लिखी है? तो आर्टिकल 66 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें ए में तो लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ पे ए में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल व इसकी निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचक मंडल व इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये भी हम याद रखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो हम पढ़ते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो ये वाला पॉइंट है, इसमें संसद के सभी सदस्य इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। जैसे आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था सिर्फ निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे पढ़ेंगे संसद के सारे सदस्य भाग लेंगे। और इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये भी कौन सी है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ये भी कौन सी है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद आर्टिकल 66 का बी, इसी का हम पढ़ते हैं बी। इसी का हम पढ़ते हैं बी। तो बी में हम क्या पढ़ते हैं? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं।
उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। एक मिनट, एक टेक्निकल इशू है। कोई नहीं, देखिए टेक्निकल इशू की वजह से था डिले। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। तो इसमें लिखे हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। इन योग्यताएं में क्या क्या लिखा है? वह भारत का नागरिक हो। ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं सारी की सारी। आर्टिकल 66 का बी। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, आर्टिकल 66 का बी। आर्टिकल 66 का बी, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यताएं हों? तो वही बात है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पे, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो। तो यहां से इसकी एज का पता लगता है मिनिमम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य और यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य सदस्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग। उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग। देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग ये कैसे लगता है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। इसको राज्यसभा के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। बहुमत से हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी राज्यसभा से ही बनता ही राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा चाहे तो इसे 2/3 बहुमत से हटा भी सकती है। एक बार उपराष्ट्रपति आपका कंप्लीट हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। देखिए, मैंने लिखा सबसे ऊपर उपराष्ट्रपति। तो देखिए, जो ये उपराष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 63 में गिवन है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो हमेशा राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाएगा। आर्टिकल 65 में लिखा है राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में ये उसका कार्यभार भी संभालेगा। अगर राष्ट्रपति विदेश यात्रा चला जाए ऐसे में, तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा। इसके बाद आर्टिकल 66A में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक
पालक मंडल यानी संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा उसमें भाग लेंगे। जैसे जो उपराष्ट्रपति की वोटिंग होगी उसमें संसद के सारे सदस्य लेंगे, निर्वाचन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। निर्वाचन प्रक्रिया, अब देखिए यहां मैंने ये बताया है जैसे राष्ट्रपति में तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसमें तो सारे सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया इसकी भी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 66 बी में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो इसमें हम पढ़ते हैं वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 67 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे तो लोकसभा लिखा था मैंने, राष्ट्रपति में, इस उपराष्ट्रपति में राज्यसभा याद रखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए वहां तो आपने महाअभियोग पढ़ा था दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राज्यसभा के 2/3 बहुमत से डायरेक्टली उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये था आप लोगों का उपराष्ट्रपति। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री में हम सबसे पहले करेंगे क्लियर आर्टिकल 74 को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत की एक मंत्री परिषद होगी। इसमें लिखा है भारत की एक मंत्री परिषद होगी। भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना होगा। राष्ट्रपति को सलाह देना होगा। राष्ट्रपति को सलाह देना होगा। जिसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना होगा, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो मैंने लिखा आर्टिकल 74, इसमें क्या लिखा है, भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसका काम राष्ट्रपति को सलाह एडवाइस देना है। और गौर से सुने, सबसे बड़ी बात, इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। आपने अभी तक ये पढ़ा था सर राष्ट्रपति के पास सारी पावर हैं, लेकिन ये एक आर्टिकल राष्ट्रपति की सारी पावर के ऊपर बाउंडेशन लगा देता है। कैसे, राष्ट्रपति वही कर सकता है जो मंत्री परिषद कहेगी, यानी मंत्री परिषद ने जो सलाह दे दी वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऑब्वियसली बात है देश में किसकी चलती है, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें मैं एक बात नोट में स्पेसिफिक लिख देता हूं जो मैंने बोल के बताई है आप लोगों को, वो ये है मंत्री परिषद की अध्यक्षता। मंत्री परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री करेगा। मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेगा, यानी इस मंत्री परिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75। एक मिनट, टेक्निकल इश्यू तो नहीं है फिर से। आर्टिकल 75। तो देखिए आर्टिकल 75 में हम पढ़ते हैं इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये तो मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जब मैंने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति बताई। इसके तहत हम पढ़ते हैं, इसके तहत राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आप याद रखेंगे इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जो ये प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच, राष्ट्रपति के बीच एक लिंक यानी कड़ी का काम करता है। एक लिंक या कड़ी का काम करता है। अब देखिए इस लाइन का मतलब ये है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच एक लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। जो बात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बताना चाहती है तो वो प्रधानमंत्री को बताती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो बात प्रधानमंत्री को बताता है ये जाके मंत्रिपरिषद को, यानी ये एक लिंक, एक मीडिएटर का काम करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं महान्यायवादी। ये था आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं महान्यायवादी को। इसके बाद हम पढ़ेंगे महान्यायवादी को। महान्यायवादी में हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 76। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, फिर लिख देता हूं। महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब देखिए महान्यायवादी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आप ध्यान रखोगे, जो मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये कौन है, ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, कानून का अधिकारी है, विधि अधिकारी है, एक सरकारी ऑफिसर है, कानून का सरकारी ऑफिसर है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए होती है, तो देख लीजिए। इसके लिए, ये बनने के लिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता चाहिए इसके लिए। इसका काम क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं इसका काम, मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य देख लीजिए, फिर आप ये कहोगे सर इसका कार्य। तो देखिए अगर भारत सरकार पर, मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा इसको, अगर भारत सरकार पर, अगर भारत सरकार पर कोई भी व्यक्ति, अगर भारत सरकार पर कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था केस करे तो, केस करे तो यह उस कोर्ट में, यह उस कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेगा, भारत सरकार का पक्ष रखेगा, भारत सरकार का पक्ष रखेगा। अब देखिए मैंने ये बताया है, अगर भारत सरकार पर कोई व्यक्ति केस कर देता है, कोई संस्था केस कर दे भारत सरकार पर ही, तो भारत सरकार का वकील होता है, ये भारत सरकार का उस कोर्ट में पक्ष रखेगा, इन उस कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से ये लड़ेगा। इसके बाद देखिए
हम करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कर लेते हैं। तो यहां पे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य। प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य। प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिख लेते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, तो हम यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम। अब आप मुझे बता दीजिए कौन थे, सबको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब से कब तक रहे थे? 1947 से 1964 तक। 1947 से 1964 तक। इसके बाद सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, इसके बाद लिखेंगे सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, और ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये 1996 में 13 दिन के लिए बने थे। 1996 में 13 दिन के लिए बने थे, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, आप याद रखोगे। ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जो राज्यसभा के सदस्य रहे। और ये कौन थे? तो इनका नाम भी मैं लिख देता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, इंदिरा गांधी, इनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, तो ये ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया। इसके बाद हम लिखेंगे ऐसे पीएम जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया हो। ऐसे कौन कौन थे? तो देखिए, ये हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो हम पढ़ते हैं इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जे.एल. नेहरू थे, राजीव गांधी थे, और कौन थे यहां पे? इंदिरा गांधी। तो ये थे, हम पढ़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इसके बाद आप याद रखोगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और वर्ध प्रधानमंत्री भारत के। तो आप याद रखोगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सबसे वर्ध प्रधानमंत्री, ये कौन थे? मोरारजी देसाई। ये कौन थे? मोरारजी देसाई। ये कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ये आप याद रखोगे, मोरारजी देसाई। तो एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लीजिए आप।
इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा पीएम। और युवा पीएम कौन बने हैं? राजीव गांधी। ये कौन बने हैं? राजीव गांधी। तो आप याद रखोगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने हैं। अब देखिए बोर्ड पे जो भी मैंने आप लोगों को अब तक कराया है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से, आपने अभी तक क्या पढ़ा है। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री से, तो देखिए मैंने स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री से। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में आपने क्या पढ़ा है? भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना और राष्ट्रपति इन सलाह को मानेगा, बाध्य होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा मंत्री परिषद की अध्यक्षता ये प्रधानमंत्री करेगा, यानी प्रधानमंत्री हेड होता है। आर्टिकल 75 में क्या लिखा है? इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री एक लिंक का काम करता है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हाँ, ये है कौन? ये देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, विधि अधिकारी होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता की जरूरत पड़ती है। इसके बाद लिखा इसका काम होता है अगर भारत सरकार के ऊपर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर भारत सरकार पर ही केस कर देती है तो ये भारत सरकार की तरफ से केस लड़ने का काम भी करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये पढ़ा है प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो गौर से सुन लीजिए। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 1947 से 1964 तक लगातार यानी प्रधानमंत्री रहे हैं इतने सालों तक। इसके बाद लिखा है सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, तो आप याद रखेंगे सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इनका एक कार्यकाल बिल्कुल छोटा था, मात्र 13 दिन का। 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए मैंने बताया था इसी समय के बीच में जो राष्ट्रपति था उन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ भी दिलवाई थी। इसके बाद लिखा है ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे, यानी वो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य से आए थे। वैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य बनते हैं ज़्यादातर, ये राज्यसभा से आए थे। ये कौन कौन थे? इंदिरा गांधी थे, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से थे, एचडी देवगौड़ा भी थे, और यहाँ पे एक नाम और लिख लीजिए, इंदर कुमार गुजराल, ये भी थे जो बिहार से जीत के आए थे। और हम पढ़ते हैं ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया, यानी ऐसे प्रधानमंत्री, वैसे तो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने ही कार्यकाल के दौरान बजट पेश कर दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसके बाद लिखा है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी स्टार्टिंग में देश आज़ाद हुआ जब कौन सी थी? कांग्रेस सरकार थी, लगातार कांग्रेस सरकार से ही हटा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस सरकार के थे। पहली बार मोरारजी देसाई थे जो गैर कांग्रेसी, भारत में बिना कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो भारतीय जनता दल से थे। और हम पढ़ते हैं ये प्रथम मोरारजी देसाई थे जो गैर कांग्रेसी थे। फिर पूछ लिया जाए भारत के वर्द यानी कि सबसे ओल्ड मैन पीएम कौन से थे प्रधानमंत्री? वो भी मोरारजी देसाई थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है भारत के युवा प्रधानमंत्री, तो आप याद रखोगे भारत के जो युवा प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जिसमें हमने प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, संसद पढ़ाऊंगा, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। वहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। अब तक पीछे जितनी भी क्लास हैं सभी क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल नियर बाई आ चुके हैं। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।